रट्टा मारो जिंदाबाद। यानी अभी मैं आपको बजट के लिए जो भी पढ़ाऊं वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और बस उसको रट लेना है। इसे हमें 3 पार्ट में कंप्लीट करना है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और डेफिसिट की, ई वाले वीडियो में। पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे हम सभी प्रकार के टैक्स की। और पार्ट 3 में बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी की। क्योंकि एग्जाम के लिए, खासकर एमसीक्यू एग्जाम के लिए, मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा लेफ्ट राइट करने का कोई फायदा नहीं। तो पार्ट 1 डेफिसिट, पार्ट 2 टैक्सेस, पार्ट 3 स्कीम्स एंड सब्सिडी। तो शुरुआत हम करते हैं पार्ट 1 से। इसमें भी सबसे पहली मुझे आपको बात करनी है बजट एंड बाबू सोना। उसके बाद बजट के पार्ट्स, इंट्रोडक्शन वो समझेंगे। फिर डेफिसिट की फॉर्मूला, फैक्ट्स, नंबर याद कर लेंगे, खत्म। पावर पॉइंट इसका नीचे डाउनलोड लिंक होगा, अगर नहीं है तो लेटेस्ट बाय 3 फरवरी सारी चीज़ मैं अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला मुद्दा है बजट और बाबू सोने। मित्रों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, दो जात के लोग होते हैं। ये जो बाबू सोने होते हैं, अभी आप देखना अगले 1, 2 और 3 दिनों के लिए वो बस अखबार में बजट 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 पढ़ते रहेंगे और झंडा लेके घुस जाएंगे। लेकिन फिर एग्जाम के दिन जब उनको एक भी एमसीक्यू पूछा जाए, सिंपल सा थियरी का, सिंपल सा डेटा का फ्रॉम बजट, कुछ नहीं याद आएगा उनको, क्योंकि बिखरी बिखरी तैयारी रहती है। और सामने दूसरे होते हैं हार्डकोर एस्पायरेंट्स की, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए जो 4, 5, 7 चीज़ें याद रखनी है, बस उतना याद रखेंगे और फिर नेक्स्ट मुद्दे में चले जाएंगे। अब समझो, अगर कोई एग्जाम में 100 एमसीक्यू है तो 100 में से कोई 100 प्रश्न बजट के नहीं आएंगे। अगर कोई एग्जाम के अंदर पूरे साल का करंट अफेयर्स पूछना है, जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, दिसंबर तक, तो मैं यूपीएससी के आईएएस एग्जाम की बात करूं, यूजुअली ये होता है कि किसी भी एक महीने में से 1 से 2 से ज़्यादा वो सवाल पूछते नहीं है। मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन पर मंथ करंट अफेयर्स। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो बजट आया है, यानी कि फरवरी में बजट आया तो मतलब ये महीने के अंदर से 10 सवाल, 20 सवाल, 50 सवाल आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम 1 या 2 सवाल पूरे फरवरी के अंदर जो घटना है वो इसमें से निकलता होगा। तो इस हिसाब से तैयारी आपको करनी है, जो हम इस वीडियो में और आगे वाले 2, 3 वीडियो में करेंगे। प्रश्न बजट के अंदर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आईएएस एग्जाम के अंदर अगर हम देखें पुराने पेपर्स, कंसेप्ट पूछे जाएं, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, कि ये वाला करेंगे तो इससे इकोनॉमी को क्या अच्छा बुरा होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं पीवाईक्यू एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। नॉन आईएएस एग्जाम जैसे सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फॉर्मूला पूछी जाती है फिजल डेफिसिट वगैरह की, और नंबर्स पूछे जाते हैं कि पिछले साल के बजट के अंदर या उसमें कौन से टैक्स में सबसे ज़्यादा इनकम हुई, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग अहंकार रखते हैं, ईगो, कि भाई मैं तो बस आईएएस ही बनूंगा और मैं तो ये छोटी वाली परीक्षाओं तो मुझे देनी ही नहीं है, इसलिए मैं ये पढ़ूंगा नहीं, जो भी आप फैक्ट, फॉर्मूला या नंबर्स पढ़ाओगे। तो इन सबको मैं कहना चाहूँगा, भाई ऐसे अहंकार में मत रहो। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और अल्टीमेटली जॉब्स कितने होते हैं, 1000, 1200। यूपीएससी की हम बात करें, उसके अंदर भी आईएएस की कितनी, 100, 150, 200 जगह हो सकती। मैंने पिछले साल पीएचडी कंप्लीट की और इसरो चेयरमैन ने मुझे उसकी पदवी दी थी। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो पीएचडी थीसिस में मैं क्या स्थापित करके आया हूँ। मैंने उस थीसिस में लिखा है कि देखिए, अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, मतलब स्टेट इलेक्शन या लोकसभा का जनरल इलेक्शन, और उससे 1 साल पहले हो, तो सबसे ज़्यादा नौकरियां आती है। इलेक्शन ईयर या उससे पहले वाले साल में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां आती है, यूनियन में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। और ऐसा भारत में ऐसा नहीं, हांगकांग में भी ऐसा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस हैं, रूलिंग पार्टी है, वो दिखाना चाहे कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी, पेरेंट्स खुश रहे हैं, बच्चे खुश रहे हैं, भले फिर प्रीलिम में लाखों लोग फॉर्म भरे पर असल नौकरियां तो कम ही हो। खैर, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि इलेक्शन ईयर में नॉर्मल से ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, तो चाहे वो स्टेट सर्विस की हो, सरकारी कंपनियों की हो, ओएनजीसी, एलआईसी, रेलवेज की हो, तो फॉर्म भर लेना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ताकि मई महीने में जो अपनी आईएएस की प्रीलिम एग्जाम है, दो बातें हो सकती, कुछ लोग इतने डर जाएंगे कि वो एग्जाम ही नहीं देंगे, कि मेरी तैयारी नहीं हुई। कुछ ऐसे होंगे जो एग्जाम देंगे पर फेल हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे, मतलब मई में प्रीलिम खत्म हो गया, या तो आपने स्किप किया, या आप फेल हो गए, तो क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब में क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। अगर कोई फॉर्म आता है तो अब से भर के रखो। कई बार ये होगा कि एग्जाम लेट लेट चलती है, तो ये आपको करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझो, मई एग्जाम में जैसे ही फेल हुए, तो फिर जून से लेकर अगले साल तक आपका जीना आपके माँ बाप हराम कर सकते हैं। अगर
आपके माँ बाप आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, डेली नैगिंग किया जाए, कोई रिश्तेदार वगैरह उसके सामने जलील करो, अब तुम ये करो, लड़की है तो अब तुम घर का ज़्यादा काम करो, तुम्हारे जल्दी से शादी करा देते हैं वगैरह वगैरह। इसलिए हाथ में कुछ पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए मैंने अभी बोला अहंकार मत रखो कि मैं कोई नॉन आईएएस एग्जाम नहीं दूंगा। नॉर्मल ईयर में आपकी अलग सोचो, बराबर है। इलेक्शन ईयर समझो, 5-5 साल पे आते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा। अभी अभी आज के ये गुजराती समाचार में आप देखो, 1625 एग्जाम्स 2024 की एग्जाम साइकिल में जीपीएससी राज्य सेवा आयोग लेगा। अलग अलग बहुत सारी नौकरियां हैं। ये इलेक्शन ईयर का इफेक्ट है, और ऐसा दूसरे राज्यों में भी, रेलवे वगैरह में भी होगा, ऐसे मुझे विश्वास है। तो मैं आप सबको वो सलाह देता हूँ। इसलिए जो अभी हम लोग बजट पढ़ रहे हैं, आप समझो यूपीएससी के हिसाब से थियरी हो तो वो तो ठीक है। नॉन आईएएस एग्जाम में जो फैक्ट फार्मूला नंबर्स वगैरह रटने होते हैं, वो इस वीडियो सीरीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। आईएएस के लिए भी फ्री सीरीज चलती है, अपन वो अलग से Win24 लंबी चौड़ी सीरीज है। यहाँ पर हम ज़्यादातर नॉन आईएएस वाली चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 वीडियो आएंगे। पहला वीडियो जिसमें शुरुआत में मैंने आपको बता दिया बजट और बाबू शो ने क्या गलतियां करते हैं, आपको नहीं करनी। अब आगे है बजट का इंट्रोडक्शन और बजट के अलग अलग पार्ट्स, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट वगैरह क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि फेब्रुआरी वीक 3 में दिल्ली में अन अकेडमी की तरफ से हो रहा है यूपीएससी बूट कैंप। मतलब कि वहाँ पर हार्डकोर एकेडमिक मैराथन सेशन चलेंगे आईएएस एग्जाम के लिए, और वो फ्री में होंगे। कि जैसे मेरा इकोनॉमी में पूरे साल के फ्री अपडेट्स और उसमें मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस के बारे में जितने मैं अपडेट दूंगा, उस सीरीज़ का नाम है Win24 सीरीज़, वो उस दिन कवर होगी। कोई फालतू की मोटिवेशन शेरो शायरी, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। न सिर्फ मेरे द्वारा बट बाकी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा भी यही काम उस दिन होने वाला है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, अलग अलग कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। मेरा इकोनॉमी का पुराना कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट वाला शुरू होगा फेब्रुआरी वीक 4 से। और ये सब अनअकैडमी की नेटफ्लिक्स का हिस्सा है कि जहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब कुछ अनलॉक हो जाता है। प्रीलिम्स के कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, सी सेट मेन्स के लेक्चर्स, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट। डिस्काउंट कोड इज monal.org। इसके अलावा प्योर इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी सरमद मेहराज सर और दूसरे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में है। सेपरेट इंग्लिश मीडियम बैचेज आर ऑल्सो गोइंग ऑन। खैर जल्दी से शुरू करते हैं अब बजट का इंट्रोडक्शन। बजट जो प्रेजेंट किया जाता है, तो संविधान में बजट नाम का शब्द है ही नहीं। देर इज नो वर्ड कॉल्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ ऐसा लिखा है कि हर साल सरकार ने कुछ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा, हिसाब किताब देना होगा। तो इसलिए हर साल वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हिसाब किताब रखते हैं। अब ये जो हिसाब किताब रखते हैं, एक्चुअली बजट के नाम पर 3 डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। टैक्स लेने के लिए एक आता है फाइनेंस बिल, वो पास हो गया तो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। खर्चा करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल, वो पास हो गया तो एक्ट बन जाएगा। उस हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सरकार पैसा खर्च करेगी, योजनाएं चलाएगी। और तीसरा, हिसाब किताब देने के लिए, पिछले साल इतना पैसा आया गया, अगले साल इतना पैसा आएगा जाएगा, वो सब दिखाने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाला जाता है। इसके बारे में और भी सब जो थियरी है पॉलिटी टाइप की, कौन सा आर्टिकल होता है वगैरह, वो सब लक्ष्मीकांत की किताब में दिया है, वो आप देख लेना। मैं वो सब कराने अभी बैठा था, अपना मेन काम रह जाएगा कि बजट का इकोनॉमी वाली जो बात करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट के नाम पर 3 डॉक्यूमेंट रखने हैं, टैक्स लेना है, खर्चा करना है और हिसाब किताब, उसके 3 डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक कानून बना है, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये जो FRBM एक्ट है, साल 2003 में बना। उसमें सब लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा आप उधारी नहीं ले सकते। कल परसों ही मैंने ऐसा एक वीडियो डाला इसी चैनल पर कि कैसे केरला ने उस लिमिट से ज़्यादा पैसा उधारी में ले लिया, और सरकार, अब यूनियन बोल रहा है कि अभी तुम एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते। तो जो FRBM एक्ट है, उस हिसाब से भी कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं बजट के साथ, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने होते हैं। हालांकि क्योंकि ये इंटरिम बजट है, तो सारे ऐसे डॉक्यूमेंट उन्होंने अभी डाले नहीं है। तीसरा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में रखे, FRBM एक्ट के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में रखे, और उसके अलावा बस ऐसे ही फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस जनरेशन, पॉलिटिकल कैंपेनिंग, सरकार कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स रखती है। जेंडर बजट, महिलाओं के लिए कितना पैसा दिया है, SC ST सब प्लान, एंड इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का हिसाब क्या है, अगर बजट पहली तारीख को आने वाला है, तो उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को
इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें दो बातें होती है, एक पिछले साल का डेटा होता है और दूसरा अगले साल के लिए स्ट्रेटेजी सजेशंस होते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये चीज़ अभी नहीं रखी है। अब कारण समझो, नॉर्मल ईयर में क्या होता था कि 1 फेब को जनरल बजट आएगा जिसमें बहुत सारे मेगा अनाउंसमेंट हो सकते हैं। ये जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अमृत सिटी बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन ईयर 2024 जो जनरल इलेक्शन होंगे लोकसभा के, अगर सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दे कि भाई किसी पे इनकम टैक्स नहीं, सबको 1-1 लाख रुपए दे देंगे, सारे किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, अगर ऐसा कुछ रूलिंग पार्टी ने किया तो भाई ऑपोजिशन पार्टी तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में सहमति से एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि देखो जब भी इलेक्शन आएगा तो चुनाव से पहले उस ईयर के अंदर, उस वर्ष के अंदर कोई बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं करने। तो जो बजट पेश करेंगे उसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट। उसमें लास्ट ईयर जो भी था उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ नहीं, बहुत उसमें सुधार नहीं होंगे। और ये इकोनॉमिक सर्वे उसके एक दिन पहले रखते थे, वो नहीं रखेंगे, शायद इसलिए क्योंकि फिर उसमें अगर कुछ डेटा ऐसा हो कि बेरोजगारी बढ़ रही है वगैरह तो रूलिंग पार्टी को मजा नहीं आए। इसलिए चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमेशा चुनाव वर्ष में वो इकोनॉमिक सर्वे चुनाव के पहले अपलोड नहीं करते। और जब लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो चुनाव के बाद वो इकोनॉमिक सर्वे भी अपलोड करेंगे और एक दूसरा फिर से जनरल बजट भी बनाएंगे। अब आप कहें एक साल के अंदर दो दो बजट तो बन रहे हैं, एक तो इंटरिम बजट और दूसरा तुम बोले जनरल बजट है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, एक ही साल में एक से ज़्यादा बजट रखे जा सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। जनरल बजट भी हो सकता है, इंटरिम बजट भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉरबिड दिस। उसी प्रकार रेलवे बजट भी हो सकता है अलग से, और रेलवे के अलावा वाली चीज़ों का जनरल बजट भी हो सकता है। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने वो चीज़ बंद करवा दी, अब सिर्फ एक ही बजट है, रेल बजट अलग नहीं है। उसी तरह बजट के अंदर जो खर्चे हैं तो 5 ईयर प्लान के खर्चे अलग से दिखाएंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अलग से दिखाएंगे। ऐसे प्लान वर्सेस नॉन प्लान बजट का भी पहले रिवाज था, लेकिन बाद में आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन बंद हो गया, 12th 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना भी बंद हो गई, उसकी जगह अब क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग आया तब से मोदी सरकार ने बोला ऐसा प्लान नॉन प्लान वाला बजट भी हम तो नहीं रखेंगे। तो ये वाली चीज़ें बंद हो चुकी है। हालांकि जनरल बजट इंटरिम बजट का रिवाज अभी भी जारी है। इलेक्शन ईयर में कुल मिलाकर इंटरिम बजट आता है। जनरल बजट जो होता है बड़ा वाला, उसमें 40 से लेके 60 पेजेस की फाइनेंस मिनिस्टर की भाषण होती है, स्पीच होती है, उसमें बड़े बड़े सब अनाउंसमेंट होते हैं। लेकिन जो इंटरिम बजट आता है इलेक्शन के पहले, तो उसमें वो छोटी सी बात रखेंगे, ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर अलग अलग वर्षों में देख सकते हैं कि जैसे 2019 में इंटरिम बजट जो रखा तो 22 पेज की स्पीच थी, और इलेक्शन जीतने के बाद जुलाई महीने में बीजेपी ने वापस जनरल बजट पेश किया, उसमें 66 पेज की स्पीच और अनाउंसमेंट थी। आज जो बजट आया 2024 का इंटरिम बजट निर्मला सीतारमन ने रखा है, उसके अंदर मुश्किल से 28 पेज है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा नए अनाउंसमेंट नहीं है। ज़्यादातर पिछले इतने सालों में हमारी सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की उसका सब उन्होंने काउंटिंग करवाया है। वो भी क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए काम का है। हाँ, तो कुल मिलाकर इंटरिम बजट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कंपलसरी रखना नहीं है इसको, नॉट बाइंडिंग, सरकार के लिए बाध्य भी नहीं है कि नहीं भाई इलेक्शन है तो ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2019 में भी इलेक्शन था, लेकिन उस वक्त जो इंटरिम बजट आया था उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट थे लोक लुभावन कि पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को 6,000 का मनी ट्रांसफर करेंगे, तो वो तो पॉपुलिज्म हुआ ना। तो मतलब ऐसा कोई है नहीं कि उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करके रद्द करवा सकते हैं या रोक सकते हैं। सो दैट इज इंटरिम बजट। कुल मिलाकर इलेक्शन ईयर नहीं है तो जनरल बजट आता है, इलेक्शन ईयर होता है तो इंटरिम बजट आता है। अब आप समझो, ये जो इंटरिम बजट है उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर फैक्ट्स, नंबर्स, ऐसी चीजें समझेंगे। हम लोग कोई ओपिनियन अच्छा है कि बुरा, कोई एनालिसिस, क्या सजेशन, हमको बजट से क्या उम्मीद थी, इन्होंने क्या करना चाहिए था, कुछ पढ़ने नहीं बैठेंगे। उसका कारण ये है कि हमारी प्रीलिम एग्जाम मई महीने में है, उसमें ये कोई पंचायत पूछने वाला है नहीं, तुमको बजट अच्छा लगा कि बुरा लगा, तुम 10 में से इसको कितने नंबर देते हो वगैरह। बजट में और क्या नया कर सकते थे, ऐसे कोई ओपिनियन टाइप के प्रश्न मेंस में आ सकते हैं। पर आप समझो मेंस तो सितंबर महीने में है ना, और मुझे लगता है सितंबर से पहले
इलेक्शन भी हो जाए और फिर उसका जनरल बजट भी आ जाए, क्योंकि यूजुअली जुलाई में ऐसे जनरल बजट इलेक्शन के बाद आने का रिवाज हुआ है। तो तब जो आएगा वो मेन चीज़ होगी ना, तो उसको पढ़ेंगे, तब इसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करें। और वैसे भी इसमें कोई अनाउंसमेंट है ही नहीं, तो आप एनालिसिस क्या करोगे इसमें, बराबर। तो हम सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर फैक्ट्स पढ़ने हैं हमको। तो बजट के हमने अलग अलग टाइप्स समझे, इंटरिम बजट, जनरल बजट वगैरह। अब बजट के पार्ट समझते हैं। बजट के पार्ट समझो मित्रों, बजट जो दिखाया जाता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू पार्ट और दूसरा होता है कैपिटल पार्ट, राजस्व भाग और पूंजी भाग। ये जो स्लाइड है बाद में आप डाउनलोड करके इसको आराम से जूम इन करके देखना, सब मैंने इसमें दिया है। और लेटेस्ट बजट के हिसाब से क्या लेटेस्ट नंबर है, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, जो भी, वो भी उसके अंदर डाला है। अभी थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, ताकि जब आप इस चार्ट को या माइंड मैप को प्रोसेस करें, आप जल्दी से दिमाग में उतर जाए। तो बजट के मैंने आपको बताया दो पार्ट होते हैं। उसके अंदर एक होता है रेवेन्यू पार्ट, राजस्व पार्ट या राजस्व बजट। उसके अंदर भी दो बातें होती हैं, कुछ पैसा आता है तो इनकमिंग या रिसीट, कुछ पैसा जाता है तो आउटगोइंग या एक्सपेंडिचर। जो पैसा आ रहा है तो कितना, 30 लाख करोड़ आ रहा है, और जा रहा है तो 36 लाख करोड़ आ रहा है, तो लॉस हो गया 6 लाख करोड़ का। वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। खैर, अभी हम फोकस करें कि ये बजट का रेवेन्यू पार्ट और उसके अंदर इनकमिंग, मतलब जो पैसा आ रहा है। हाँ, तो जो पैसा आ रहा है उसके अंदर आप देखो, जो पैसा आता है वो दो प्रकार से आता है। कुछ पैसा जो सरकार टैक्स के रूप में आपसे वसूलती है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कुछ कंपनियां, हमारा तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, तो उन पे लगता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इंसानों की आमदनी पे लगता है इनकम टैक्स। आप अपना बिटकॉइन, प्रॉपर्टी, गहने कुछ बेचते हैं, उसमें आपको ये जो आपकी एसेट्स थी उसको आपने बेचा और फिर आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस पे लगता है, उस प्रॉफिट पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। ऐसे कुछ होते हैं। फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं कि जो आप दुकानदार को देते हैं और दुकानदार सरकार में जमा करता है। जैसे आपने ये जो भी बिस्किट लिया, कंप्यूटर लिया, मोबाइल लिया, तो प्राइस और उसके ऊपर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, तो वो जाएगा। आप कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस पर कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क लगता है। उसी तरह भारत से कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट होती है तो उस पर भी वो टैक्स लगता है। तीसरा, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ों पे आजकल जीएसटी लगता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसे कुछ 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स हैं, उस पर यूनियन गवर्नमेंट अभी जीएसटी नहीं लगाती, उस पर अलग टैक्स लगता है, उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क। लास्टली, ये जो गुटखा तंबाकू है वगैरह, उस पर लगता है जीएसटी, करेक्ट, लेकिन इसके अलावा एक और भी टैक्स लगता है, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। वो ऐसा है कि वो वाला पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए जाएगा। कुल मिलाकर ये सब में मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये कमा लिए, 100 रुपये कमा लिए, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट सारा पैसा अपने पास रखेगी? जवाब है नहीं। उसमें से उन्होंने 41% नीचे स्टेट्स को दे देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग समय पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से प्रेसिडेंट बनाते हैं फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और वो फाइनेंस कमीशन बोले, अच्छा तुम बड़े भाई हो, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, तो तुमने ये, तुम्हारे जो छोटे भाई हैं जो थोड़े गरीब हैं उनको कल्याण के लिए, तो आपने अपने टैक्स में से कुछ हिस्सा देना होगा। तो ऐसा लास्ट जो बना था एनके सिंह कमीशन, इन्होंने बोला 41% ऑफ योर टैक्स आपने नीचे देना है। उसके बाद अभी 16 बना है डॉक्टर अरविंद पनागरिया, लेकिन वो अभी रिपोर्ट देंगे, फिर वो तो दूर की बात है। तो अभी तो प्रेजेंटली ये वाला नंबर आपने याद रखना है। ये एक बात हुई। इसके अंदर भी सरकार जो आपसे टैक्स लेती है, मान लीजिए इनकम टैक्स, तो उसके ऊपर भी हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह लगता है। अमीर लोग हैं उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है। वो सब चीज़ें क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्स डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। लेकिन ऐसा सब सेस सरचार्ज का पैसा फाइनेंस कमीशन नीचे स्टेट्स को वो नहीं देता, वो सिर्फ यूनियन के पास रहता है। खैर वो क्या है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो मैं वापस आता हूँ, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट हम देख रहे थे, और वहाँ पर हमने ये टैक्स की जो भी इनकम होती थी उसके हमने पार्ट्स देख लिए। दूसरा है नॉन टैक्स रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रेलवे की टिकट खरीदते हैं फर्स्ट क्लास एसी वगैरह, तो उसमें मान लीजिए लगता हो प्राइस 100 रुपये प्लस जीएसटी। तो जीएसटी का पैसा गया, वो क्या है, वो टैक्स की इनकम हुई गवर्नमेंट की। और ये 100 रुपये जो टिकट बेच के कमाया गवर्नमेंट, उसको आप क्या बोलोगे? तो फिर उसे हम कहेंगे नॉन टैक्स रिसीट, गैर कर प्राप्तियां या कर भिन्न प्राप्तियां। उसी तरह
स्पीड पोस्ट आपने बुक करवाया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, डाक विभाग से, 100 रुपये का स्पीड पोस्ट हो, उस पर जो लगा जीएसटी, हाँ तो 100 रुपया है वो क्या हुआ, नॉन टैक्स रिसिट, जीएसटी है वो तो टैक्स रिसिट। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को टैक्स के इतर भी जो आमदनियां होती हैं उसकी यहां बात होगी कि रेलवे टिकट, पोस्टल टिकट, ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां जिनको प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, तो सरकार क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो उसको ज्यादा डिविडेंड जाएगा, तो वो सारी रकम। मान लीजिए भारत सरकार ने भूटान को लोन में पैसा दिया हो और उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ब्याज और मूलधन वापस कर रहा है भूटान, तो जो इंटरेस्ट की रकम भारत सरकार कमाएगी, इंटरेस्ट अर्न, वो भी हम यहां पर गिनेंगे नॉन टैक्स रिसीट में। एंड मान लीजिए अमेरिका, यूरोप, रेड क्रॉस सोसाइटी कोई हमें ग्रांट्स यानी कि अनुदान में पैसा दे रहा है, तो वो सारी रकम भी यहां लिखी जाएगी। तो ये हुआ बजट का रेवेन्यू पार्ट। अभी हमने इनकम देख लिया कि रेवेन्यू पार्ट में क्या क्या आमदनियां होती हैं। अब हम बात करें रेवेन्यू पार्ट के अंदर खर्चे क्या क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर या आउटगोइंग मनी। तो कुल मिला के 36 लाख करोड़ जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद जो अलग अलग इन्वेस्टर से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन में पैसा लिया होगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इंटरेस्ट पे करेगी, करीब 11 लाख करोड़ रुपए उन्होंने देने हैं ये वाले फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। हाँ तो वो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, दैट इज आउटगोइंग मनी। तो 11 लाख करोड़ रुपए ब्याज में सरकार ने चुकाने। फिर अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज जानी है। तीसरा, ये फाइनेंस कमीशन हमने देखा टैक्स के नाम पे उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट का 41% टैक्स कलेक्शन स्टेट्स को दिलवा दिया। उसके अलावा भी ग्रांट्स के नाम पे पंचायती राज बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब काम के लिए भी फाइनेंस कमीशन नीचे स्टेट्स को पैसा दिलवाता है। तो वो हो गया ग्रांट्स। इन ग्रांट्स में भी कुछ ऐसी होती हैं कि जिससे ये बुलडोजर खरीदेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का, पंचायत का नया बिल्डिंग बनाएंगे, स्कूल का नया प्लेग्राउंड बनेगा। तो ऐसे जो ग्रांट्स जाएंगे तो ये सब क्या हुई, कैपिटल एसेट्स, भौतिक संपत्तियां जिसको आप छू सकते हैं, साल दर साल वो कुछ प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट करती हैं, जो भी लाइफ ऑफ द पर्सन या इकोनॉमिक प्रोडक्शन वगैरह के अंदर। तो ऐसे जो ग्रांट्स फॉर कैपिटल वो भी जाता है कैपिटल एसेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बड़ा हिस्सा होता है सब्सिडीज। सब्सिडी के अंदर याद रखना है करीब 3.8 लाख करोड़ रुपीज जाने वाले हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाएगी फूड सब्सिडी, करीब 2 लाख करोड़, ये भी याद रखना है। फूड सब्सिडी का मतलब क्या, जैसे एक कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी, जस्ट अ मिनट, ये रिलोड हो गया, वेट। जी, तो मैं बता रहा था फूड सब्सिडी में करीब 2 लाख करोड़ जाने, ये भी नंबर आपने याद रखना है। फूड सब्सिडी में सबसे ज़्यादा, मतलब क्या है फूड सब्सिडी, देयर इज़ वन एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उसमें सब गरीबों को 5 किलो अनाज देने की बात थी। पहले वो पैसा दे के बेचा जाता था कि अगर चावल है तो 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ है तो 2 रुपये प्रति किलो। फिर सरकार ने बोला नहीं, अब से ये फ्री कर देंगे, और इस चीज़ को बोला गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKGAY, और वो भी अगले 5 सालों तक चलेगी, ऐसी सब बात है। तो फूड सब्सिडी के नाम पे ऐसा जो फिर गरीब बच्चों को स्कूल में जो मध्याह्न भोजन या पीएम पोषण स्कीम में खाना दिया जाए, ICDS योजना के तहत वो आंगनवाड़ी में गरीब महिला और उनके बच्चों को खाना दिया जाए, वो सब चीज़ें। सो देर इज़ फूड सब्सिडी। दूसरा है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, किसान को यूरिया और बाकी फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, मान लीजिए 1,000 रुपये की बैग हो, उसको 600 में देनी है, तो 400 का जो लॉस हुआ कंपनियों का वो गवर्नमेंट पे करती है, तो उसे का फर्टिलाइज़र सब्सिडी करीब 1.64 लाख करोड़ रुपीज़ इसमें जाएंगे। तीसरी है पेट्रोलियम या एलपीजी सब्सिडी। पेट्रोल डीजल पर तो हालांकि सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे गरीब परिवारों को कुछ सब्सिडी जाए, तो करीब 11,000 करोड़ उसमें जाएंगे। सो दीज आर नोटेबल कंपोनेंट्स, ये भी आपने याद रखना है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी याद रखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है। हाँ तो सब किस में जाती है, फूड सब्सिडी। या इनमें से कौन सी में सबसे कम जाती है, तो पेट्रोलियम में। सो दिस इज बजट का रेवेन्यू पार्ट हमने देखा। इसके बाद आएगा बजट का कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट या जिसे हम कहें बजट, पूंजी बजट,
इसमें भी दो पार्ट होंगे। इनकमिंग कुछ पैसा आएगा, कितना आएगा, करीब 17 लाख करोड़, और आउट गोइंग कितना जाएगा, करीब 11 लाख करोड़। जो इनकमिंग आएगा पैसा कैपिटल पार्ट में, वो दो प्रकार का होता है। कुछ तो पैसा सरकार कर्जा या उधारी लेके आएगी, डेट। ये आपने याद रखना है, 16.8 लाख करोड़ रुपीज है, ये याद रखना है। ये जो 16.8 लाख करोड़ रुपीज है, उसमें भी आप समझो कुछ तो वो भारत के भीतर से उधारी में लाएंगे, लोकल इन्वेस्टर्स, बराबर, लोकल बैंक्स। कि जैसे भारत में एसबीआई है, उसको 100 रुपये डिपॉजिट में आया, अब कहा जाए उसके अंदर से आपने 18 रुपीज़ का एसएलआर रखना है, उस हिसाब से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, तो उतना पैसा जो लोन में जा रहा है, वगैरह वगैरह। खैर वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अलग पूरी फ्री प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, आप देख लेना। तो इंटरनल सोर्सेज से गवर्नमेंट करीब 16 लाख करोड़ रुपए नए इंटरिम बजट में बोले हम उधारी में लाएंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक वगैरह से करीब 16 हजार करोड़ रुपए हम उधारी में लाएंगे। तो सीधी बात है, इंटरनल सोर्सेज से ग्रेटर ज़्यादा लाएंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज से लेस कम लाएंगे। और कुल मिलाकर ये सब करके करीब 16.8 लाख करोड़ रुपीज़ उधारी में लाए जाएंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं फिजल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ ऐसे भी आमदनी करती है कि जो बिना उधारी के आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। उसमें दो चीज़ें प्रमुख हैं, मेन है। एक है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश क्या होता है कि मान लीजिए भारत सरकार के पास ओएनजीसी के 100% शेयर्स हों, उसमें से वो 5% कोई प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच दे, और उसके सामने ये भाई साहब सरकार को 150 रुपये दे दें, तो वो जो कमाई हो गई उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। गवर्नमेंट सेलिंग इज ओन शेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ओन कंपनीज। ये एक बड़ा उसका सोर्स होता है। डिसइन्वेस्टमेंट एक इनकम का अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। इसके फायदे नुकसान क्या वगैरह वो सब लंबी चौड़ी चीज़ है, पर वो मीन्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है, प्रीलिम में उसका काम कम है। अब आप समझो, लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें ऐसी बात हुई कि भारत सरकार ने यह सोचा कि हमें 61,000 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। कब? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच। ऐसा इनका एस्टिमेट था, यानी कि अनुमान था, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं। अब उन्होंने रिवाइज्ड एस्टिमेट डाला कि भाई पिछले साल हमने डाला वो ओवर एस्टिमेट हो गया था, शेयर बाजार आप जानते हैं गिर रहा है, एफपीआई वाले पैसा लेके भाग रहे हैं, तो उसके चलते मान लीजिए ओएनजीसी का शेयर पहले 150 रुपये का था, अभी 100 रुपये का ही चलता हो, तो गवर्नमेंट भाई बेचेंगे तो भी पैसा तो आने वाला है नहीं, तो कुछ बार वो पोस्टपोन कर देते हैं या बेच भी देते हैं, तो भी अच्छी रकम उनको कमाने को नहीं मिलती। इसलिए रिवाइज्ड एस्टिमेट में अब बोला कि 30,000 करोड़ ही मुश्किल से आ पाएगा। तो ये होता है बजट एस्टिमेट, और उसका बाद में जो संशोधन या अपडेट करके कि भाई गलत हो गया था हमारा तुक्का या एस्टिमेट, तो दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। एक और तरीके से मैं आप समझाऊं, सपोज कोई एक कैंडिडेट है, उसने ऐसा सोचा है 1 फरवरी 2023 को, पिछले साल की 1 फरवरी को जिस दिन बजट आया, उस दिन ये कैंडिडेट ने ऐसा सोचा हो कि मैं तो आईएएस एग्जाम भी दूंगी जो 2023 मई में आएगी, उसके मैं 100 नंबर लेती हूँ। मैं कैट एग्जाम भी दूंगी जो 2023 नवंबर में आएगी, उसके भी 100 नंबर। और 2024 मार्च में एसएससी आए, मैं उसको भी दूंगी तो मेरे 100 नंबर। तो ऐसे 100 100 100 300 मान लीजिए हम उसका अचीवमेंट माने सपोज। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट। मतलब उस दिन जो मुंगेरी लाल के सपने थे कि ऐसा पूरे साल हम करेंगे या हमको करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अप्रैल महीने से फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 2023 का, फिर मई जून जुलाई, अब मई महीने में आईएएस प्रीलिम हो 2023 की, फिर इनको डाला नहीं भाई रिवीजन नहीं हुआ है, रॉयल एंटी वीडियो कम देखने चाहिए थे, फिर वो एग्जाम स्किप कर दे, तो ये तो 100 नंबर आए नहीं उसके। फिर ऐसा ही कैट आ जाए नवंबर में, तो फिर उसको नहीं भाई इसकी भी तैयारी नहीं हुई, स्किप कर दे। फिर 2024 आ जाए, और 2024 के अंदर फिर मार्च महीने के अंदर मान लीजिए वो सिर्फ एक एसएससी एग्जाम दे पाए, तो अब आप उसको अपडेट करो कि उसने क्या हासिल किया, वो उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट है। रिवाइज्ड एस्टीमेट कि मैं आईएएस वाला नहीं दे पाई, कैट नहीं दे पाई, एसएससी दिया था, तो पहले जो ओरिजिनल टारगेट क्या था 300, बराबर, उसको हमने बोला बजट एस्टीमेट। अब उसको रियलिटी पता चली, दैट इज रिवाइज्ड एस्टीमेट, तो अब वो कहे 100 ही है। तो ये होता है बजट एस्टीमेट वर्सेस रिवाइज्ड एस्टीमेट। हर एक जो नया बजट आता है उसके साथ पिछले साल के बजट के रिवाइज्ड एस्टीमेट डाले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट में बताया कि 61,000 करोड़ का सपना था,
अब वास्तविकता स्वीकार की कि 30,000 करोड़ रुपीज ओनली। एक और एग्जाम्पल, एक्सटर्नल डेट, विदेशी ऋण, जो हमने आगे मैंने बात करी कैपिटल के पार्ट में हमने देखा, उसमें भी आप देखो 1 फेब 2023 को जो इन्होंने बजट अनुमान पेश किए थे लास्ट बजट के, उसमें कितना बोला कि 22,000 करोड़ हम विदेशों से उधारी में लेंगे, लेकिन असल में क्या थोड़ा ज़्यादा हो गया, 24,000 करोड़ उधारी में लेंगे। तो अब उन्होंने रिवाइज्ड एस्टीमेट बोला है कि भाई हमारा जो प्लान था उसे तो हम ओवर क्रॉस कर रहे हैं। और फिर तो ये लास्ट ईयर के बजट का ही डेटा वापस वो अपडेट कर रहे हैं। और 2024-25 का बजट जो आज रखा गया है उसमें उन्होंने बोला है कि हम तो करीब 15,000 करोड़ ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक में उधारी में लेंगे। क्या मुझे ये सब नंबर्स याद रखने? जवाब है हाँ। आईएएस एग्जाम में ट्रेंड याद रखना है। ट्रेंड ऐसा कि आप देखो पिछले 3 सालों से ये गिर ही रहा है। वी आर बोरोइंग लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। और जो नॉन आईएएस एग्जाम है उसमें एब्सोल्यूट नंबर याद रखने इतना इतना आता है। कुछ बार ये वाला नंबर ज़्यादा है, ये वाला बड़ा है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। कुछ लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि क्या हमने ये बजट एस्टीमेट वर्सेस रिवाइज्ड एस्टीमेट का डेटा याद रखना है कि पिछले साल ऐसा सोचा था फिर ये कम हो गया? जवाब है हाँ। खास करके ये सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम जो यूपीएससी लेती है, आर्मी नेवी बीएसएफ वगैरह में ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए, उसमें उन्होंने ऐसे भी प्रश्न पूछे हैं कि अच्छा ये जो चार चीज़ें हैं उसमें से कौन से में बजट का रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से रहा या कम ज़्यादा हो गया। सो दे डू आस्क सच क्वेश्चंस। प्रश्न, मुझे ऐसा डेटा कहाँ से मिलेगा? जवाब, आप सरकार की बजट वेबसाइट पे जाओ और उधर सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं करने, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है और वो है बजट एट ग्लांस फुल। ये जो भी 23-24 पेज का डॉक्यूमेंट हो उसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, तो उसे देख लेना। खास करके जो आईएएस के अलावा वाली परीक्षाएं उसमें ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो वो आप ट्रेंड देख लेना। और कुछ लोग, मुझे नहीं याद रहता, मुझे नहीं मज़ा आता है। भाई यू हैव टू चूज योर बैटल्स। आपको ये याद नहीं रहता, डोंट वरी, तो फिर आप ये सी ए पी एफ सी डी एस वगैरह में क्लास 11-12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पूछा जाता है थियरी टाइप का, वो पढ़ लो। कुछ मुझ तो वो भी नहीं होता। हाँ, तो फिर उसमें जो भी मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के बारे में पूछा जाता है, या जो क्लास 11-12 की ज्योग्राफी है उसके अंदर वो सॉइल इरोजन, ऑक्सबो लेक्स और वो अलग अलग जो अतरंगी चीज़ें दी गई हैं वो पूछते हैं, तो वो करो। मतलब कुछ तो आपको पकड़ना होगा, फिर कि पारो को भी छोड़ दो और उसको भी छोड़ दो जो भी थी, और फिर देवदास पूरी दुनिया छोड़ देनी पड़े, तो अगर हर एक चीज़ आप स्किप ही करते रहे, ये भी नहीं पसंद वो भी नहीं पसंद, तो भाई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकती। खैर मैं वापस आऊँ, हम लोग पढ़ रहे थे बजट के पार्ट्स, उसमें रेवेन्यू वाला पार्ट देखा, कैपिटल वाला पार्ट हम देख रहे हैं। कैपिटल वाले पार्ट में भी हमने अब तक क्या देखा, मैं इसको वापस कलर चेंज कर लूँ। हाँ, कैपिटल पार्ट इनकमिंग, तो लोन में पैसा हमने लिया, याद रखना है 16.8 लाख करोड़ रुपीज़ बराबर, उसमें भारत से ज़्यादा लिया, विदेशों से कम लिया। और फिर मैं बात कर रहा था नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की, और उसमें हमने देखा कैसे डिस इन्वेस्टमेंट में करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ अगले साल, मतलब 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 में हम कंपनियों के शेयर बेचेंगे, हमको इतना आमदनी होगा, ऐसा भारत सरकार का सोचना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से किसी स्टेट गवर्नमेंट को, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश को लोन में पैसा दिया हो, और वो लोन जो रिकवर की जाएगी उसके दो कंपोनेंट हो गए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यानी ब्याज का जो पैसा आएगा वो हम लोग गिन लेते थे रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट, और उसके अंदर नॉन टैक्स वाली जो रिसीट थी उसमें हमने उसको गिना था। और जो प्रिंसिपल मूलधन वापस आएगा वो सब हम लोग इधर गिन रहे कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में। तो ये हो गया कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, और उसके अंदर इनकमिंग जो पैसा आता है। अब बात है कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट के अंदर आउटगोइंग जो पैसा बाहर जाता है, तो बाहर जाता है किस चीज़ों में और कैपिटल प्रकार का, मतलब उससे आप कुछ परमानेंट एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, या पुराने लोन जो चुका रहे हैं उसका कैपिटल वाला पैसा, ये सब की बातें होंगी। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, हॉस्पिटल, ये सब बनाने में जो पैसा खर्च हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री वगैरह को लोन देगी उसका प्रिंसिपल का पार्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों के शेयर्स बॉन्ड खरीदे हैं, हमने ब्रिक्स बैंक या जिसका दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके शेयर्स खरीदे हैं, तो उन सब में जो पैसा जाएगा ये सब क्या कैपिटल एसेट, क्योंकि वो शेयर है, शेयर एक कैपिटल एसेट है, तो और पैसा बाहर जा रहा है तो आउट गोइंग है। उसी तरह यूनियन गवर्नमेंट ने खुद से जो पैसे लोन में लिए थे
उसके दो कंपोनेंट होंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिन लेंगे, और जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, मतलब केंद्र सरकार पुराने लोन का मूलधन जो चुकाएगी, यूनियन रीपेइंग द लोन प्रिंसिपल, वो सब इधर गिनेंगे हम। तो ये हो गया बजट का कैपिटल पार्ट। ये मैंने आपको इसलिए बताया, मेन टॉपिक इस लेक्चर का है फिजल डेफिसिट, और बाकी जितने डेफिसिट के फॉर्मूला और नंबर्स हमने याद करने हैं एग्जाम के लिए। लेकिन वो नंबर तक हम पहुंचे किधर, तो ये कंपोनेंट है पहले समझ होनी चाहिए, इसलिए हमने देखा। ओके, अब ये जो पूरा बजट हो गया, हाँ, तो पार्ट 1 हम है लेक्चर वीडियो में। तो बजट और बाबू सोनो के बारे में मैंने बात करी, बजट के टाइप्स और बजट के पार्ट्स हमने अभी कंप्लीट किए। अब मेन चीज़ पे आते हैं, डेफिसिट की फॉर्मूला इनफैक्ट जो एमसीक्यू वाली एग्जाम में याद रखने, चाहे फिजल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट वगैरह वगैरह। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इकोनॉमी फॉर यूपीएससी एग्जाम, उसका मेरा पुराना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं रोज़ रोज़ कोर्स नहीं लॉन्च करता, 5 सितंबर टीचर्स डे को लॉन्च किया था, तबीयत से उसके अंदर लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से सब कुछ पढ़ा है। वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है जनवरी महीने में। अब जो नेक्स्ट कोर्स आ रहा है वो कभी आ रहा है, मेरे ख्याल से 22 फरवरी को, मतलब फेब्रुआरी वीक 4 में आ रहा है। उसके अंदर वापस से वो गाड़ी फिर से शुरू होगी, लाइव लेक्चर्स, पावर पॉइंट, रैपिड डिवीजन, हैंडआउट्स, डाउट रेजोल्यूशन, वीकली टेस्ट के साथ काम होगा। ये जो लेक्चर्स मेरे चलेंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, जो हैंडआउट और पावर पॉइंट बनेंगे वो इंग्लिश में बनेंगे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा। जो मेरे ये क्लासेस होंगे, नॉर्मली उसकी टाइमिंग होती है कि बुधवार को टेस्ट होती है, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था। गुरु शुक्र शनि रवि हमारे लेक्चर होते हैं। रात को 9 बजे क्लास होती है, ताकि चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज स्टूडेंट है, होम मेकर हैं, यू कैन अटेंड द क्लास लाइव। फिर भी नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। और यान एकेडमी एक प्रकार से नेटफ्लिक्स है, तो सारे कोर्स अनलॉक हो जाते हैं, सिर्फ एक ये है ऐसा नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग अनलॉक विद सिंगल सब्सक्रिप्शन। खैर वापस आते हैं, तो अभी हमारा मेन मुद्दा है डेफिसिट फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स फॉर एमसीक्यू। तो फिजल डेफिसिट क्या है ये सब हम समझते हैं। एक एक करके सब डेफिसिट लेटेस्ट बजट के हिसाब से उसके नंबर्स, ओवरऑल ग्राफ या ट्रेंड, ये हमें समझना है। तो देखिए, बजट का जो रेवेन्यू पार्ट है उसमें कुछ पैसा आएगा खासकर टैक्स से, तो कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ रुपीज आ रहे हैं रेवेन्यू इनकम। वो ऐसा है 26 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन है, और कुछ 4 लाख करोड़ के ये रेलवे पोस्टल टिकट वगैरह का नॉन टैक्स कलेक्शन है, तो 26 + 4 कितना, 30 लाख करोड़ हो गया। ग्रीन सेल, ग्रीन मतलब पैसा आ रहा है। सामने रेवेन्यू बजट के अंदर कुछ पैसा जाएगा भी, ये सब फूड सब्सिडी जिसमें कितना करीब 2 लाख करोड़ जा रहा है, एलपीजी वगैरह सब्सिडीज जिसमें कितना करीब 11,000 करोड़ जा रहा है, वगैरह वगैरह, पुराने लोन चुकाने। तो ये सब का आउट गोइंग कुल निकाल लेते हैं तो -36 लाख करोड़ रुपीज खर्चा भी हो रहा है। सामने बजट का जो कैपिटल पार्ट है उसके अंदर भी दो चीज़ें, कुछ पैसा इनकमिंग आएगा करीब 17 लाख करोड़, जिसके अंदर से 16.8 लाख करोड़ रुपीज तो उधारी में ही आ रहा है, बोरोइंग, जो मैंने आपको बार बार इससे पहले वाले पार्ट में बताया। और कुछ पैसा ये डिस इन्वेस्टमेंट, पुराने लोन की रिकवरी से आ रहा है। डिस इन्वेस्टमेंट से कितना करीब 50,000 आ रहा है, लोन रिकवरी से 29,000, तो कितना 79,000 आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल पार्ट के अंदर आउटगोइंग खर्चे जो हो रहे हैं, खासकर हाईवे हॉस्पिटल सब बनाएंगे, उसके अंदर करीब 11,11,111 करोड़ ऐसी कुछ रकम उन्होंने बनाई, इतना हम खर्च कर रहे हैं। तो ग्रीन सेल हैं जो दिखा रहे हैं कितना पैसा आ रहा है, तो ग्रीन सेल्स को आप ऐड करो, वो हो गई बजट की टोटल इनकम। तो 30 बराबर रेवेन्यू पार्ट से, 17 कैपिटल पार्ट से, तो कितना होगा, 30 और 17, 47 लाख करोड़ रुपीज आ रहे हैं, आ रहे हैं। और सामने खर्चा कितना है, टोटल एक्सपेंस। तो रेड कलर के जो सेल्स हैं, जैसे रेवेन्यू पार्ट में 36 लाख करोड़ और कैपिटल पार्ट में 11 लाख करोड़ हाईवे हॉस्पिटल बनाने का, तो ये भी कितना हुआ, वापस से 47 लाख करोड़ रुपीज। तो बजट के अंदर टोटल एक्सपेंस कितना है, 47, और टोटल इनकम कितना है, 47। तो डिफरेंस या डेफिसिट कितना है, घाटा कितना हुआ, कुछ घाटा नहीं, जितना पैसा आया उतना पैसा गया। तो 47 - 47 जब है जीरो, तो बजट डेफिसिट कितनी है, जीरो। बजट डेफिसिट है जीरो, हर साल बजट डेफिसिट जीरो ही होती है। आप कहें ये तो आश्चर्य हो गया, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो अब समझो, ये जवाब मारपीट के बनाया गया है जीरो, क्योंकि उसके लिए सरकार ने उधारी में पैसा लिया ना, ताकि वो सब एडजस्ट हो जाए। अब समझो,
टोटल खर्चा माइनस 47 लाख करोड़ रुपीस, टोटल इनकम आप बोले 47 लाख करोड़ रुपीस, पर वो कैसे हुई? तो 16.8 लाख करोड़ रुपीस तो आपने उधारी में लाया ना, और उसने भी, उसको भी आपने बोला ये हमारा इनकमिंग है कैपिटल के अंदर, इसलिए वो ऐड हो गया और तो जवाब जीरो आ गया। इसलिए बजट डेफिसिट जो हमें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस दिखाती है, बजट डेफिसिट आ रही है जीरो। बट दैट डज नॉट टेल अस एनीथिंग, अच्छा है बुरा है, इसलिए हमको एक नया नंबर निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फिजल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो फिजल डेफिसिट की फॉर्मूला क्या है? बजट डेफिसिट कितनी है? जीरो, प्लस गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटी, जो पैसा उधारी में लिया कितना? 16.8 लाख करोड़ रुपीस। हाँ, तो जीरो प्लस 16.8 तो कितना आएगा जवाब? 16.8 लाख करोड़ रुपीस इज आवर फिजल डेफिसिट फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। ये याद रखना है, इसको स्वीकार करना है। तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की ये सीधी फॉर्मूला है, सीधी हम पढ़ी लेटेस्ट डेटा के साथ। एनसीईआरटी का फॉर्मूला इससे थोड़ा अलग है। क्लास 12 एनसीईआरटी में फिजल डेफिसिट को उन्होंने थोड़ा अलग रूप से दिखाया, पर बात तो वही है। वो क्या बोल रहा है? फिजल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? रेवेन्यू पार्ट में 36 लाख करोड़, कैपिटल में हाईवे हॉस्पिटल का 11 लाख करोड़, तो माइनस 47 लाख रुपीज, 47 लाख करोड़ रुपीज टोटल खर्चा था। एंड इट्स टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट कितनी? इनकम वो भी 47 लाख करोड़ रुपीज थी, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मतलब उधारी को इसमें से आप हटा के देखना। तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब क्या? मुझे जितना पैसा उधारी मिले वो माइनस कर दूं। हाँ, तो आप समझो, ये ऐसा बोल रहा है -47 प्लस 47 माइनस एक्सक्लूड करो बोरोइंग को, कितना? 16.8 लाख करोड़ रुपीज। तो इसमें भी आप समझो प्लस माइनस जीरो, और ये माइनस का नीचे माइनस, तो कितना आएगा? यही आएगा 16.8 लाख करोड़ रुपीज। तो दैट इज फिजल डेफिसिट। कुल मिलाकर बात यह है कि आप ऐसे खाओ कि ऐसे खाओ, बात तो वही है कि जो पैसा उधारी में लिया वो आपकी फिजल डेफिसिट है। अब कुछ लोग कहेंगे तो प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है? जवाब है दोनों चीज सही है, वो डिपेंड करता है एमसीक्यू में क्या ऑप्शन आपको दिए गए। तो ये एनसीईआरटी वाली भी फॉर्मूला याद रखनी है, स्वीकार करनी है। और पिछली स्लाइड में मैंने जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक से दी है वो भी फॉर्मूला याद रखनी है, स्वीकार करनी है। दोनों प्रकार के फॉर्मूला यूपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में सीडीएस सीएपीएफ वगैरह में पूछे। तो कुल मिलाकर बात तो क्या है कि ये जो भी फिजल डेफिसिट है, इट इज शोइंग कि आपका इनकम कम है, एक्सपेंस खर्चा ज़्यादा है, इसलिए आपको पैसा उधारी में लेना पड़ रहा है। सरकार की इनकम, चाहे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, रेलवे टिकट, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, इसमें मैं लोन का पैसा अभी नहीं गिन रहा हूँ, टेम्पररीली लोन को नहीं गिन रहा हूँ। तो बाकी स्रोत से इनकम सरकार की करीब हो जाती है 30 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन सामने खर्चे, सैलरी, हाईवे, हॉस्पिटल, सब्सिडी के अंदर खर्चे चल रहे 47 लाख करोड़ रुपीज़ के। तो 30 लाख करोड़ रुपीज़ आया उधारी के अलावा, 47 बाहर गया, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? 16.8 लाख करोड़ रुपीज़ कम पड़ रहा है। घर में आपकी सैलरी है 10,000 और खर्चे 15,000, तो 5,000 उधारी में लेना पड़े तो वो क्या है? फिजल डेफिसिट। तो यहाँ पर भी समझो कि उधारी में पैसा सरकार लेगी 16.8 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये तो फिजल डेफिसिट है, उसकी दो फॉर्मूला हमने एनसीईआरटी और तमिलनाडु टेक्स्ट बुक से पढ़ ली, इंक्लूडिंग लेटेस्ट नंबर। अब एक और चीज़, कई बार ये होता है कि आपने नया तो पैसा लोन में लिया, पर पुराने भी आपके तो आउटस्टैंडिंग लोन है, उसके अंदर भी आपको ब्याज चुकाते रहना पड़ता है। तो सरकार एक और इंडिकेटर जाहिर करती है, पब्लिश करती है कि देखो हमारी फिजल डेफिसिट तो है 16.8 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन साथ ही साथ हमने जो पुराने लोन लिए थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, जितनी भी सरकार, उनके जितने आउटस्टैंडिंग लोन है जो अभी तक चुकाए नहीं गए, उसके ऊपर जो ब्याज चल रहा है, बराबर, इंटरेस्ट ऑन द अर्लियर लोन्स, उसमें करीब 11.9 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने पे करने। हाँ, तो फिजल डेफिसिट 16 है, उसमें से ये और माइनस करो, -11, तो पता चले प्राइमरी डेफिसिट 4.95 लाख करोड़ रुपीस है। तो प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा कैसे मिलता है? फिजल डेफिसिट में से पुराने लोन जो चुकाने हैं, उसके जो ब्याज चुकाने हैं, उसका पैसा माइनस करते हैं, तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। प्रश्न पर इससे क्या मतलब, वाई टेक सो मच हेडेक, ये सरदर्द क्यों है?
क्योंकि सरकार हमेशा क्या दिखाना चाहेगी कि पुरानी सरकारें निकम्मी थी और हम तो कम ही लोन ले रहे हैं, ये तो पुराने लोन का बोझ ही इतना है इसलिए हम तो दबे हैं। तो फिजल डेफिसिट 16 लाख करोड़ रुपीज तो लोग कहें हाँ थू 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 ये तो कितना खराब है, और फिर सरकार उसको दिखा नहीं ये तो उसमें तो इतना 11 लाख करोड़ तो पुराने लोन का ब्याज चला था, हम तो नया इस साल सिर्फ 4.95 लाख करोड़ रुपीज ही ले रहे हैं। तो ऐसे इंडिकेटर इजाद किए जाए। मैं इधर अगेन ऐसा नहीं कि बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के ज़माने से भी ये सब इंडिकेटर्स तो पब्लिश होते ही हैं। तो ऑफकोर्स ये इसका एक है प्रोपोगेंडा पर्पस। दूसरा है कि उसकी मदद से इकोनॉमिस्ट को पता चलता है कि सरकार नए प्रोडक्टिव काम के लिए, नई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा लोन में ले रहा है, उसे हम कहें प्राइमरी डेफिसिट। तो उसे पॉजिटिव भी सेंस में इस तरह से हम देख सकते हैं फॉर एनालिसिस। खैर वापस आते हैं, अब हम देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बजट का रेवेन्यू पार्ट जिसके अंदर ये टैक्स के अंदर कितना 26 लाख करोड़ आया, रेलवे पोस्टल टिकट बेच के 4 लाख करोड़ है, तो 30 लाख करोड़ की इनकम है, बराबर। और सामने ये फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़, एलपीजी सब्सिडी, पुराने लोन का ब्याज चुकाया, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट गए, ये सब में करीब 36 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। तो 30 लाख करोड़ आए माइनस 36 लाख करोड़ बाहर गए, तो डिफरेंस कितना है 6.50 लाख करोड़। क्योंकि आप सब इधर तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है इसलिए, वरना मैं एग्जैक्ट नंबर लिखूंगा तो स्लाइड में बहुत छोटा छोटा फॉन्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के करीब 6.50 लाख करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा है। और इसे अगर हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करें कि सरकार सोचती है कि अगले साल इतने लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा, तो उसके परसेंटेज के रूप में ये रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो जवाब है करीब 2% ऑफ जीडीपी। अब ये भी चल रहा था, फिर चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लगा नहीं ये नंबर तो ज़्यादा लगता है, कुछ एक नया इंडिकेटर इजाद करते हैं। तो फिर वो लेकर आए एक नया कंसेप्ट जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वो ऐसा है कि मैंने आपको बताया कैसे बजट के रेवेन्यू पार्ट के अंदर भी आउटगोइंग जो पैसा जा रहा है उसके अंदर कुछ पैसा ऐसा होता है कि जो फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दिलवाया हो कि देखो ये बुलडोजर खरीदना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, पंचायत का नया बिल्डिंग बनाना है या कुछ। तो ऐसा जो ग्रांट्स जा रहा है और असल में तो ये फिजिकल कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर रहा है, बिल्डिंग्स बुलडोजर वगैरह। तो ऐसी जो ग्रांट्स हैं, जो कैपिटल एसेट्स हैं, तो वो तो हमने कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में नहीं लिखी, वो तो हमने रेवेन्यू पार्ट में लिख दिया है, तो ये तो गलत है ना। अब ऐसा वो मतलब बता के दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू इंडिकेटर इसलिए है। हाँ तो अब वो क्या बोलेंगे, इसको माइनस कर दो ताकि रेवेन्यू डेफिसिट कम दिखे। तो फिर एक नया कंसेप्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। वो ऐसा बोलता है रेवेन्यू डेफिसिट कितनी निकाली 6.50 लाख करोड़, उसके अंदर से ये जो रेवेन्यू बजट में आउटगोइंग पैसा था ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स कितना 3.85 लाख करोड़ रुपीज़, उसको माइनस करो तो पता चले 2.60 लाख करोड़ रुपीज़। ये है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। तो जो पुराना 6 लाख करोड़ लोग थू थू करते थे नहीं, वो तो उसको आप भूल जाओ, ये नया नंबर है, इसको आप देखो 2.60 लाख करोड़ रुपीज़, और ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 0.8% ऑफ जीडीपी है। ऐसे नंबर्स क्यों इजाद किए जाते हैं, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के अंदर शुरुआत में ऐसा था कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना था, फिर सरकार को लगा ये तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने नया कंसेप्ट लेकर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह वगैरह। खैर जो हमको एग्जाम पास करनी है तो उसमें आक्रोश नहीं होना चाहिए ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, पर्टिकुलरली फॉर एमसीक्यू, क्योंकि उसके अंदर सीधा वो फॉर्मूला पूछेगा तो आपने ये टिक करना है, नंबर पूछा वो टिक करना है, खत्म। आप वीडियो पॉज करके ये स्लाइड को देखना, इसको आराम से ऑब्जर्व करना। अलग अलग जो हमने नंबर्स पढ़े वो हम फाइनली हम समराइज करें। राजकोषीय घाटा फिजल डेफिसिट जितना पैसा उधारी मिले कितना 16.8 लाख करोड़ रुपीज़, जीडीपी का 5.1% है, याद रखना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा पिछली स्लाइड में देखा करीब 6.50 लाख करोड़ रुपीज़। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा ये करीब 2.60 लाख करोड़ रुपीज़, जीडीपी का 0.8%। प्राइमरी डेफिसिट जो कि फिजल डेफिसिट में पुराने लोन के इंटरेस्ट माइनस करने से हमको मिला वो करीब जो भी 4.90 लाख करोड़ रुपीज़, और वो जीडीपी का 1.5%। पिछले सालों के मुकाबले ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बजट में खुद ही सरकार डेटा भी, ग्राफ भी दिखा देती है। वीडियो पॉज करके ये वाला ग्राफ भी आप ऑब्जर्व करना। स्वाभाविक है 2020-21 में जब कोरोना आया था तो ये सारे डेफिसिट बहुत ही हाई हो जाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में सरकार की आमदनी
कम हो गई थी और खर्चे ज़्यादा हो गए थे कोरोना के बाद, टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और बहुत सारे पैसे जो अलग अलग योजनाओं में दिए गए। फिर धीरे धीरे सरकार अब इसको कम कर रही है। तो जो कम कर रही है, खासकर हमारे लिए इसमें काम की लाइन है, वो है ब्लू लाइन, जो हमें वो दिखाती है फिजिकल डेफिसिट। वो देखो हाईएस्ट कितना था, 9.2% ऑफ जीडीपी। अब धीरे धीरे कम होते होते ये 5.8, 5.1 इस रेंज में अभी ये लोग आ रहे हैं। मतलब 5.1 जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, वरना एब्सोल्यूट नंबर तो क्या था, 16 लाख करोड़ समथिंग। तो ये जो धीरे धीरे ये नीचे उतर रहा है ये ग्राफ, इसको हम क्या कहेंगे कि सरकार फीजल ग्लाइड कर रही है, ग्लाइड करके नीचे उतर रही है। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फीजल डेफिसिट। और सरकार का अल्टीमेट टारगेट ये है कि 2025-26 तक ये ग्लाइडर थोड़ा और नीचे उतर के 4.5% ऑफ जीडीपी से कम हो जाना चाहिए। मतलब टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट टू लेस देन 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26, ऐसी हमारी टारगेट है। ओरिजिनली जो एफआरबीएम एक्ट बना था 2003 में, उसमें टारगेट ऐसा था कि इसको 3% करना था, लेकिन कोरोना और उसके बाद जितनी समस्याएं खड़ी हुई है तो अभी सर नहीं, इतना नहीं हो सकता, 4.5 के आसपास करते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा, डेफिसिट के फॉर्मूला, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और बाकी भी अलग अलग जात की डेफिसिट, प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू वगैरह। इसके फॉर्मूला याद रखने हैं, नंबर्स और ग्राफ याद रखने हैं। जितनी छोटी एग्जाम हो उतने ज़्यादा नंबर्स याद रखने हैं, बड़ी एग्जाम हो तो नंबर्स कम याद रखो, तो ट्रेंड वो पूछते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कर लेना। कुछ लोग ये सोचे तुमने तो कोई बुद्धिजीवी वाली तो बात करी नहीं इसमें। हाँ, तो वही तो, इसीलिए तो मैंने इसका थंबनेल भी तो रखा है ना, बजट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रट्टा मारो जिंदाबाद। बजट अच्छा है कि बुरा है, 100 में से कितने मार्क दो, वो तो अपना मुद्दा है ही नहीं। हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, तो तीन ही चीज रिक्वायर्ड है टू पास द एग्जाम। बजट का जब तक बात आएगा, बजट में से तीन चीजें जानने लायक होती हैं। कौन कौन सी? पहला, जो इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन और डेफिसिट की फॉर्मूला। दूसरा, टैक्सेशन की थियरी और टैक्सेशन के नंबर्स और उसका डेटा, कौन से टैक्स में सबसे ज़्यादा इनकम होगी वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो प्रॉबेबली कल सुबह तक या आज रात में उसे डाल दूंगा। उसके बाद जो तीसरा और आखिरी वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे अलग अलग स्कीम्स एंड सब्सिडी में कितना पैसा जा रहा है। तो तीन ही चीज़ें बजट के लिए हमें करनी है, एमसीक्यू के लिए। खासकर इंटरिम बजट है तो इसमें मतलब करंट अफेयर्स या अनाउंसमेंट के नाम पे पढ़ाने लायक वैसे भी चीज़ें कम ही है, 22 पेज का तो डॉक्यूमेंट है, तो उसमें क्या ही पढ़ा देंगे। स्टे ट्यून फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स। इसके भी जो पावर पॉइंट हैं या तो अपलोड हो जाएंगे, नहीं होंगे तो सारे 3 तारीख तक तो मैं अपलोड करवा दूंगा। स्टे ट्यून फॉर इट। बाकी मैंने आपको बोला फेब्रुआरी वीक 3 में दिल्ली के अंदर होगा यूपीएससी बूट कैंप। कोई मोटिवेशन शेरो शायरी फालतू की स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर पढ़ाई लिखाई फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। चाहे मेरा इकोनॉमी का पूरा अपडेट हो, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के पूरे साल के अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट थियरी जो आजकल यूपीएससी ने लेटेस्ट ट्रेंड में पूछना शुरू किया है वो सब हम देखेंगे। उसी तरह बाकी सब्जेक्ट के भी सब टीचर अपनी एकेडमिक चीज़ें पढ़ाएंगे, तो वो होगा दिल्ली में। उसके अलावा अगर आप टारगेट करें 2024-25-26 अनअकैडमी के कोर्सेज इंक्लूडिंग माई इकोनॉमी कोर्स, जो फेब्रुआरी वीक 4 मेरे ख्याल से 22 तारीख थर्सडे से चालू होगा, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सीसेट हो, जीएस हो, सब अनलॉक हो जाता है। फ़ायदा उठा सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट यूज़ कोड यूज़ करें, मुनाल.org। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी 3 वीडियो है, ये पहला आया, अभी 2 और आएंगे। बेस्ट विशेस।